नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रामजी तिवारी और आप देख रहे हैं संकल्प का यूट्यूब चैनल। आपका पसंदीदा कार्यक्रम किताबों की दुनिया लेकर मैं फिर हाजिर हूं। पिछले सप्ताह हम लोगों ने एक प्रमुख दलित आत्मकथा पे बात की थी। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन के 2 खंडों पे हम लोगों ने चर्चा की थी और वादा किया था कि हम लोग आगे भी इस विषय को इस तरह से और परिमार्जित रूप में लेकर आएंगे। तो आज मैं उसी कड़ी को बढ़ाते हुए जिस किताब का जिक्र करने जा रहा हूँ वो हिंदी की एक तरह से कहिए तो दलित लेखकों की प्रतिनिधि आत्मकथा है। जैसे जूठन को आप मान सकते हैं कि वो पहली आत्मकथा है हिंदी में, उसी तरह से जिस किताब का आज मैं जिक्र करने जा रहा हूँ उसे आप कह सकते हैं और कहा जाता है, क्रिटिक्स द्वारा कहा जाता है, आलोचकों द्वारा कहा जाता है कि वो हिंदी की प्रतिनिधि आत्मकथा है, दलित प्रतिनिधि आत्मकथा है। दलित न भी लगाएं तो जो प्रमुख आत्मकथाएं हैं उसमें से एक जरूर वो मानी जाती है। जी हाँ, मैं जिक्र कर रहा हूँ तुलसीराम की आत्मकथा मुर्दहिया का और उसके दूसरे हिस्से मणिकर्णिका का। तुलसीराम के बारे में मैं बताऊं, लेखक के बारे में, तो तुलसीराम भारतीय भाषा केंद्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे। आजमगढ़ में पैदा हुए और यहाँ से संघर्ष करके वो BHU फिर वहाँ से पढ़ाई करके आगे गए और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में वो अध्यापक हुए और वहाँ पे विभिन्न विभागों में, खास करके जो भारतीय भाषा केंद्र है उसमें उन्होंने निदेशक का पदभार संभाला और उसे सफलतापूर्वक उसका निर्वहन किया। और बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी, बौद्ध धर्म पे, मार्क्सवाद पे, दर्शन पे और दलित साहित्य पे उनका बहुत ही गहरा अध्ययन था। बाद में जब लगभग 2007-8 के आसपास उनकी आत्मकथा आनी शुरू हुई और तद्भव में वो सिलसिलेवार रूप से प्रकाशित होने लगी। तो जब 7-8 अंक आए तो उसके बाद वो पहली किताब के रूप में आई मुर्दहिया। ये किताब 2010 में पहली बार पब्लिश हुई। तुलसीराम का जन्म 1949 में हुआ था, इसका मतलब कि लगभग 60 साल की उम्र में उनकी ये आत्मकथा आई थी। और जैसे ही ये आई आत्मकथा, बल्कि तद्भव में छपने के साथ ही ये बहुत चर्चित हो चुकी थी और इसको बहुत हाथों हाथ लिया गया। कारण क्या था? उसके कारण ये था कि 2 चीज़ें, सामान्य रूप से 2 कमियां या 2 आरोप दलित आत्मकथाओं पे लगाए जाते हैं, या किसी भी आत्मकथा पे मैं कहूँगा कि लगाए जाते हैं। पहला आरोप क्या लगाया जाता है कि वो किताब मैं का ज़्यादा उपयोग करती है और अपने बारे में सिर्फ मैं करने लगती है और अपने संघर्ष को बयान करते समय जो आम जनता का संघर्ष है, जो समाज का जो संघर्ष है, वो पीछे छूट जाता है और कहीं व्यक्ति जो है वो अपने आप को ही प्रधान समझने लगता है। तो एक तो अव्वल तो ये आरोप लगता है या ये कमी गिनाई जाती है। दूसरी जो कमी गिनाई जाती है इन आत्मकथाओं में कि जब ये आत्मकथाएं अपने संघर्ष को बखान करती हैं और अपने संघर्ष को सामने लेके आती हैं, तो उस प्रयास में जो समाज का जो पूरा जो हिस्सा है वो कहीं पीछे छूट जाता है और उसमें वो उनकी अपनी इतनी प्रधानता हो जाती है, अपनी उतनी ज़्यादा उसमें महत्व हो जाता है कि कई बार ऐसा समाज को लगने लगता है कि अरे ये व्यक्ति तो ये संघर्ष कर लिया और समाज का आम आदमी शायद ये संघर्ष नहीं कर पाएगा। इसलिए उस आत्मकथा से प्रभावित होने के बजाय वो एक तरह से उससे आतंकित हो जाता है और ये लगता है कि उस आदमी का संघर्ष जो है वो ऐसा था, जीवन था जो वो सफल हो पाया, शायद हम वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। तुलसीराम, तीसरी एक और बात मैं कहना चाहूँ कि इन आत्मकथाओं पे एक आरोप ये लगाया जाता है कि ये सिर्फ अपने बारे में और कहीं कुछ आसपास के समाज के बारे में भी बात करने के बाद जो विमर्श है, जो एक बहस होती है किसी भी चीज़ में, जैसे उपन्यासों में बहस होती है, निबंधों में बहस होती है, किसी आप ऐसे महत्वपूर्ण साहित्यिक लेखन में आप बहस करते हैं, वो बहस जो है वो गायब हो जाती है और जनरली वो बहुत व्यक्ति केंद्रित हो जाती है आत्मकथा और वो जो एक बड़ी बहस को जन्म नहीं दे पाती। यदि आप तुलसीराम की आत्मकथा को पढ़ते हैं, मुर्दहिया और मणिकर्णिका को, दोनों को मिला के पढ़ते हैं, तो आपको इन तीनों जो आरोप हैं या तीनों जो कमियां हैं उनका मुकम्मल जवाब मिलता है। पहले, ये आत्मकथा सिर्फ मैं नहीं है, मैं है ज़रूर, क्योंकि वो उनकी अपनी कथा है तो जाहिर सी बात है उनका अपना जीवन है, लेकिन ये उनका जीवन होते हुए भी जग बीती है। जो पूरा समाज है, 50 के दशक में वो पैदा हुए, 50 में, 49 में, और उसके बाद
55 से लेके 60-70 के आसपास का जो 60 तक का जो जीवन है वो इसमें 64 तक का इसमें आता है। तो वो जो समाज है, वो जो हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो गांव है, जो जगह है, उसका आप देखेंगे तो एकदम सूक्ष्म सा विवरण आपको दिखाई देता है। उस दौर के किसी भी व्यक्ति से अगर आप बात करेंगे जो उस दौर में इस दलित जीवन के को थोड़ा नज़दीक से देखा हो, वो ये महसूस करेगा कि ये बिल्कुल उसकी अपनी आंखों देखी बात भी कही जा रही है। तो इसलिए ये आत्मकथा तुलसीराम की नहीं होते हुए, तुलसीराम के होते हुए भी ये उस पूरे समाज की आत्मकथा हो जाती है। और दूसरा क्या होता है कि इसमें दूसरे हिस्से में जब वो तुलसीराम जाते हैं मणिकर्णिका में, तो मणिकर्णिका में वो बहस का जो स्तर होता है, जो एक उस दौर के पूरे विमर्श जो चल रहे होते हैं, 60 और 70 के दशक को आप याद करिए, ये 77-76 तक आके ये किताब ख़त्म होती है। तो उस दौर के पूरे विमर्श को आप याद करिए, तो ये पूरा विमर्श जो है उस दौर में सामने उभरता है। तो ये दोनों तीनों जो आरोप लगाए जाते हैं तुलसीराम की आत्मकथा का, ये दोनों हिस्से उसका मुकम्मल जवाब देते हैं और बहुत सार्थक रूप से एक रोड मैप प्रस्तुत करते हैं कि अगर यदि कोई आत्मकथा लिखी जाती है, वो कोई दलित लेखक लिख रहा हो या गैर दलित लेखक लिख रहा हो, तो उसके लिए क्या क्या एक पैरामीटर्स हो सकते हैं और किन मानदंडों का पालन करना चाहिए। इससे पहले बहुत सारी आत्मकथाएं लिखी गई। जैसा मैंने बताया था कि मराठी से दलित आत्मकथाओं का लेखन शुरू हुआ था और हिंदी में आई, और हिंदी में भी बहुत सारी आत्मकथाएं आई। दलित लेखकों ने करीब दर्जनों आत्मकथाएं आज की डेट में हैं। लेकिन इस आत्मकथा को इन सब वजहों की वजह से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें क्या है, आप देखें कि 50 में वो पैदा होते हैं और प्राइमरी स्कूल में जब वो जाते हैं और वहाँ से जो जीवन शुरू होता है, पहली चीज़ क्या है, आप इसका एक पहला पैराग्राफ अगर मैं आपको पढ़ के बताऊं तो उसी से पता चल जाता है कि ये कैसे शुरुआत होती है। जैसे एक पैराग्राफ मैं आपके सामने उसका मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। बिल्कुल शुरुआत तुलसीराम लिखते हैं, मूर्खता मेरी जन्मजात विरासत थी। मानव जात का वह पहला व्यक्ति जो जैविक रूप से मेरा खानदानी पूर्वज था, उसके और मेरे बीच में न जाने कितने पैदा हुए, किंतु उनमें से कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। लगभग 2300 वर्ष पूर्व यूनान देश से भारत आए मिनांदर ने कहा था कि आम भारतीयों को लिपि का ज्ञान नहीं है, इसलिए वे पढ़ लिख नहीं सकते। उसके समकालीनों ने तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, किंतु आधुनिक भारतीय पंडों ने मिनांदर का खूब मंडन खंडन किया। हकीकत तो यह है कि आज भी करोड़ों भारतीय मिनांदर की कसौटी पर खरा उतरते हैं। सदियों पुरानी इस अशिक्षा का परिणाम यह हुआ कि मूर्खता के चलते अंधविश्वासों का बोझ मेरे पूर्वजों के सिर से कभी नहीं उतरा। यदि अब शुरुआत ही मैं करूं, तो पिताजी के अनुसार मेरे दादा को एक भूत ने लाठियों से पीट कर मार डाला था। अब आप जब यहाँ से जब ये आत्मकथा शुरू होती है तो 2-3 चीज़ें एकदम प्रधान रूप से आती हैं। एक, भयानक अशिक्षा, कोई शिक्षा नहीं उस पूरे परिवार में, परिवेश में, आसपास गांव। भयानक गरीबी, खाने के लिए मोहताज और दूसरे पे आश्रित। ऐसे काम करना, उसमें जीवन में शामिल होना जो अमानवीय हैं, जो मानवीय गरिमा के खिलाफ हैं। मरे हुए पशुओं का मांस खाना, उनका चमड़ा निकालना और उसी में एक तरह से जीवन जीना। और उस पे सबसे बड़ा तुर्रा ये कि उस पे भयानक अंधविश्वास कि कोई भी चीज़, कोई भी घटना घटी, जैसे ये लेखक तुलसीराम हैं, बचपन में इन्हें चेचक होता है और इनकी एक आंख जाती रहती है, तो इनको अपने घर में कहा जाता है ये काना है और ये जो है सामने पड़ जाएगा तो किसी का कोई काम नहीं होगा, ये बड़ा ही अशुभ आदमी है। तो ये 3 बातें। और चौथी बात क्या कि ऐसा समाज जिसमें इन सब सारी चीज़ें, एक तो अशिक्षा, दूसरी भयानक गरीबी, तीसरा अंधविश्वास और चौथा दलित जीवन का अपना दंश। तो इन सब सारी चीज़ों को मिला के जो स्थिति बनती है कि वहाँ से एक लड़का अगर कोई निकलता है पढ़ने के लिए और वो कैसे संघर्ष करता है, उसको स्कूल में कैसा होता है, वो प्राइमरी में जाता है तो क्या उसको देखने को मिलता है, मिडिल में क्या होता है, फिर वो हाई स्कूल में जाता है, वहाँ से वो जब BHU जैसे संस्थान में जाता है और वहाँ से फिर वो निकलता है तो वो कैसे आगे बढ़ता है, ये सारी चीज़ें इसमें दर्ज हैं। वो एक आप समझिए कि पूरा जो दौर है 50 के दशक का, 60 के दशक का, और उसका एक जो दलित जीवन का जो पूरा एक खाका है, वो इस किताब में आपको बहुत प्रामाणिक रूप से मिलता है। तो ये आत्मकथा
एक तरह से भारतीय जो समाज है उसकी विडंबना को भी सामने ले आती है, उसकी सच्चाई को भी सामने ले आती है, लेकिन उसमें मिले अवसरों को भी सामने ले आती है। कि उसमें आप देखेंगे कि तुलसी राम को जैसे बहुत सारी जगहों से प्रताड़नाएं भी मिलती हैं, तो तुलसी राम को बहुत सारी जगहों से मदद भी मिलती है। और इस मदद में इसमें कई सवर्ण लोग भी शामिल हैं, कई उनके जो मध्य जातियों की तरफ से इवन उनको दिक्कत होती है। वो अपने एक टीचर का जिक्र करते हैं जो बहुत इनको मारते हैं, और जो जात का हमेशा बार बार से वो दिलाते हैं ध्यान कि तुम ये हो और तुमको ऐसे ही रहना चाहिए। लेकिन उसमें आप देखेंगे कि एक दूसरे मास्टर साहब हैं जो सवर्ण है, वो उनकी काफ़ी मदद करते हैं। एक उनके दोस्त हैं वो काफ़ी मदद करते हैं। जब बाद में वो बनारस में आते हैं तो उनकी काफ़ी मदद जो भी दूसरे दोस्त भी करते हैं। लेकिन जो मुख्य रूप से समाज है, जो दलितों को देखता है, जो दलितों के साथ व्यवहार करता है, वो तो उसी तरह का है। और उसमें आप देखेंगे कि तुलसी राम जब बनारस में आते हैं तो वो कैसे एक घर में रहते हैं, और वो ये जब उनको घर नहीं मिल रहा होता है तो उनका एक दोस्त कहता है कि हम लोग जो है कह देंगे कि दलित नहीं हैं, बल्कि हम लोग कुछ कह देंगे कि ब्राह्मण हैं या कोई और जात के हैं। तो उसमें उनको घर मिल जाता है। लेकिन जब वो पता चल जाता है तो जो मकान मालकिन है उनका पूरा सामान उठा के और सड़क पे फेंक दी रहती है। जब वो आते हैं तो उनको मारने दौड़ती है और बहुत बुरा भला कहती है, बहुत सारी गालियाँ देती है कि तुमने जो है मेरा घर अपवित्र कर दिया। तो ऐसी सब परिस्थितियों से निकलकर एक व्यक्ति, एक संघर्षशील आदमी कहाँ तक पहुँचता है, कैसे उस संघर्ष को विजित करता है, कैसे उस संघर्ष में विजयी होता है, ये आत्मकथा उसका प्रतिनिधि उदाहरण है। और भारतीय समाज की बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे कि उस दौर से आज के दौर को याद करेंगे तो बेशक बहुत सारी चीज़ें अभी नहीं बदली हैं, लेकिन आपको इतना ज़रूर ध्यान में आएगा कि बहुत सारी चीज़ें अब काफ़ी बदल गई हैं। और 50-60 सालों में जो एक बात कह देते हैं सामान्य रूप से लोग कि कुछ नहीं बदला, लेकिन इस आत्मकथा को पढ़ते हुए या इस आप बीती को पढ़ते हुए आप ये महसूस करेंगे कि वो दौर जो है निश्चित रूप से काफ़ी आगे चला गया है। दिक्कतें आज भी ज़रूर हैं, लेकिन वो दिक्कतें अब उस तरह से नहीं हैं, उतनी दंश वाली नहीं हैं, उतनी अमानवीय नहीं हैं। बेशक कि उनमें अभी भी सुधार की ज़रूरत है और वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हैं, लेकिन अब वैसा नहीं है। और समाज ने एक काफ़ी स्टेप आगे बढ़ के अपनी जगह ली है और काफ़ी बेहतरी उसमें आई है। उम्मीद ज़रूर करनी चाहिए कि इन आत्मकथाओं से एक दलित जीवन का जो एक दलित समाज का जो व्यक्ति है वो भी प्रेरणा लेगा, और जो दूसरे समाज के खास करके सवर्ण समुदाय के जो लोग हैं वो भी इस चीज़ को समझेंगे कि कहाँ हमसे गलती हुई और कहाँ हमने लैग किया, और कैसे उस समाज को जो हमको साथ लेके चलना चाहिए था कैसे हमने उसे पीछे छोड़ दिया। और कम से कम अगर इतिहास से हम कुछ सीख सकें तो कम से कम वो गलती तो अब हम ना दोहराएं। तो ये आत्मकथा इन सब सारी चीज़ों को रेखांकित करती है। यदि आप बिगनर हैं और सिर्फ आप चाहते हैं कि कोई एक आत्मकथा पढ़ें तो आप तुलसी राम की ये दोनों किताबें पढ़ें, मुर्दहिया और मणिकर्णिका। 2 भागों में छपी है। 2010 में पहला हिस्सा छपा था और 2014 में दूसरा हिस्सा। 2015 में तुलसी राम की मृत्यु हो गई थी। तो आज साथियों इस महत्वपूर्ण किताब पे हम लोगों ने बातचीत की। ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताते रहिएगा। आपका जो सहयोग मिल रहा है उसके लिए बहुत आभार। और फिर अगले हफ्ते हम किसी दूसरी किताब पे आपसे बातचीत करते हुए फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।